स्टूडेंट, हम यहाँ पे बात कर रहे थे सहसंयोजक बंधों के अभिलाक्षणिक गुणों, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था, और इसके अंदर मेन एक्सेप्शन है अपवादी, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और वो अपवादी क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो यहीं से आता है। और क्वेश्चन क्या है कि हीरा कठोर वो विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट मुलायम व विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हीरा जो है वो सहसंयोजक है बेटा, कोवलेंट है, और ग्रेफाइट भी सहसंयोजक है। तो सहसंयोजक यौगिक जो है ये मृदु होते हैं, या तो द्रव होते हैं या गैस होते हैं, लेकिन हीरा सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। एक्सेप्शन केस में है सहसंयोजक यौगिक जो है ये विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन हीरा जो ये ग्रेफाइट जो है ये चालकता शो करते हैं, तो ये भी एक्सेप्शन के अंदर आता है। इन दोनों ही क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, हीरे का भी और ग्रेफाइट का भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे दोनों के बीच में। एक साइड तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे हीरा डायमंड, और एक साइड हम यहाँ पे लिख रहे हैं ग्रेफाइट, ठीक है बेटा। हीरे के अंदर जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन टेट्राहेड्रल समचतुष्फलकी होता है इस तरह से। ये एक एंगल है जो उभरा हुआ है, और ये एक एंगल है जो अंदर धंसा हुआ है। यह है समचतुष्फलकीय संरचना, और इसमें एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से समचतुष्फलकीय रूप से जुड़ा हुआ रहता है इस तरह से। तो देखिए बेटा, ये भी एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से, और फिर ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, सारे ही। तो ये एक सघन या जटिल त्रिविमीय संरचना बन जाती है इस तरह से। ये घुसता जाता है। यहां पर जो बंद कोण है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। संकरण होता है इसमें sp3। तो कार्बन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन के पास 4 साझित इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में, और चारों ने ही साझा कर रखा है। ये देखिए, चारों ने ही साझा कर रखा है, और एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण जो इसकी संरचना होती है, ठीक है ना, वो क्या, एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये विद्युत का कुचालक होता है। फर्स्ट पॉइंट आपको समझ आ गया होगा बेटा, ठीक है। और ये यहाँ पे एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से समचतुष्फलकीय रूप से गुथा होता है, जुड़ा होता है, और इस कारण से जो इसका स्ट्रक्चर जो है वो जटिल या सघन हो जाता है, इसलिए ये कठोर होता है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर सबसे कोई हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सबसे अगर कठोर कोई पदार्थ है, तो वो है डायमंड, हीरा। अब हम बात करेंगे ग्रेफाइट की, ठीक है बेटा। ग्रेफाइट जो होता है वो षटकोणीय हेक्सागोनल होता है। ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है वो षटकोणीय होती है इस तरह से, ठीक है। ग्रेफाइट में देखिए एक कार्बन 3 बंधों द्वारा जुड़ा हुआ है, तो कार्बन की संयुक्ता तो 4 होती है, तो इसके अंदर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन शेष रहता है, और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण पूरे ग्रेफाइट में धारा का प्रवाह होता है। अभी आएगा यहाँ पे कि संकरण क्या है, दूसरी चीज क्या है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा समझाऊंगा, ठीक है। तो कार्बन परमाणु पर यहाँ पे sp2 संकरण होता है, यहाँ पे sp3 संकरण होता है। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये पूरे ग्रेफाइट में धारा का प्रवाह हो जाता है, इसलिए ये विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है बेटा। दूसरा देखो, इसमें 2 परतों के बीच की जो दूरी है वो होती है 3.42 एंगस्ट्रॉम। तो 2 परतों के बीच में डिस्टेंस होता है, इसलिए एक परत दूसरी परत पर आसानी से फिसल जाती है, सरक जाती है, और फिसलने या सरकने के कारण ये सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। अर्थात ये क्या होता है, मुलायम, सॉफ्ट होता है, क्योंकि यहां 2 परतों के बीच में दूरी पाई जाती है। अगर हम और बात करें कि यहां पे कार्बन कार्बन जो बंध लंबाई है, बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। देखो षटकोणीय संरचना में ना तो डबल बॉन्ड की होती है ना सिंगल बॉन्ड की होती है, दोनों के बीच की होती है। तो उसकी जो बंध लंबाई है ये 1.39 एंगस्ट्रॉम, बोस बुक में 1.41 एंगस्ट्रॉम भी आपको देखने को मिलेगी, एवरेज निकालता है इस कारण से, ठीक है। अगर हम यहाँ हीरे की बात करें तो हीरे के अंदर sp3 संकरण होता है, और कार्बन कार्बन बंध लंबाई जो है बॉन्ड लेंथ वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है प्योर फॉर्म में।
तो ये चीज आपको पहले समझ में आनी चाहिए कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, क्या लेना, क्या और क्यों ये कठोर है और क्यों ये मुलायम है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे की बात करेंगे। पहले एक बार देख लीजिए, आप इसको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि समझ में अगर चीजें आएंगी तो आप आगे इजी वे में लिख पाओगे। ठीक है, और आपके 10th स्टैंडर्ड में भी था शायद, तो ये चीजें आपको समझ में भी आसानी से आ जाएंगी। अब हमारे पास एक और बंध है, उस बंध का नाम है उप सह संयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हमारे पास यहां पे है अब उप सह संयोजक बंध, जिसको डेटिव बंध भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बंध बनता किस अणुओं या परमाणुओं के बीच में बनता है। ठीक है, तो वे यौगिक जिनके केंद्रीय परमाणु पर एकांकीय इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक को ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करके, दान करके जो बंध बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं उप सह संयोजक बंध। ठीक है, तो सामने देखिए, ये नाइट्रोजन है। आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं किसको है? असहभाजित इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन केंद्रीय परमाणु पर जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। देखो बेटा, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, बाह्यतम कोश में। तो 3 ने तो साझा कर रखा आपके सामने और 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। ठीक है बेटा, और दूसरा देखिए BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यून है, और इलेक्ट्रॉन न्यून को अपन लुईस अम्ल भी बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन धनी को या लोन पेयर वाले को लुईस बेस भी बोलते हैं। हम ये आगे बात करेंगे एसिड बेस वाले पार्ट के अंदर। तो देखो, इसको लोन पेयर चाहिए, तो यहां पे ये नाइट्रोजन अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करेगा बोरोन को, और डोनेट करके जो बंध बनाएगा उसे हम तीर के निशान द्वारा दर्शाते हैं, और उसे बोलते हैं उप सह संयोजक बंध। ये देखिए बेटा, ये नाइट्रोजन और ये एरो और ये बोरोन। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है, ये एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, और ये F और ये F और ये F। देखो, इसने 2 ले लिए तो इस पर 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 ले ले, अष्टक पूरा हो गया। ठीक है, तो यहां पे ये जो बंध है, इस बंध को बोलते हैं उप सह संयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, यह है हमारे पास उप सह संयोजक बंध। ये दोनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी है। ठीक, आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। और जो सहसंयोजक बंध के अभिलाक्षण गुण है, वही उप सहसंयोजक बंधों के अभिलाक्षण गुण माने जाते हैं, लमसम। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे आगे के इसी टॉपिक को बढ़ाएंगे और बात करेंगे आप लोगों से। ठीक है, चलो जी, हमारे पास जो टॉपिक है वो है बंध प्रांचल, आबंध प्रांचल या बंध प्रांचल, आबंध प्रांचल, आबंध प्रांचल या बंध प्रांचल। ठीक है, इसमें हम बंध से संबंधित बहुत सारी चीजें की बात करेंगे। तो पहला है मेरे पास इसमें आबंध या बंध लंबाई। ठीक है, तो बंध लंबाई हम कहते हैं किसको है, उसके बारे में बात करेंगे कि किसी अणु में दो परमाणुओं की अंतरानाभिकीय दूरी उस बंध की बंध लंबाई कहलाती है। सामने देखो बेटा, जैसे ये एक अणु है जिसके अंदर ये 2 परमाणु है, ये इसका नाभिक, ये इसका नाभिक, और ये अंतरानाभिकीय दूरी, इसे हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ या बंध लंबाई। ठीक है, अगर हम ऐसे डिनोट करें बेटा, ये A परमाणु है, ये B परमाणु है, इसकी त्रिज्या R है, इसकी त्रिज्या RB, तो बंध लंबाई RAB बराबर क्या हो जाएगी? A की त्रिज्या प्लस B की त्रिज्या। अगर एक की त्रिज्या ज्ञात हो तो और बंध लंबाई ज्ञात हो तो दूसरे की निकाल सकते हैं, और दूसरे की ज्ञात हो तो हम यहाँ पे
पहले की निकाल सकते हैं। इस तरह से हम सहसंयोजक बंध की त्रिज्या निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत थोड़ी बेटा इसको, है ना। दो भिन्न भिन्न परमाणु होते हैं तब भी हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे है बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो बंध लंबाई को प्रभावित करते हैं? ये है प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो बंध लंबाई को प्रभावित करते हैं? ठीक है, उसमें हमारे पास यहां पे सबसे पहले है परमाणु आकार। देखो बेटा, परमाणु आकार, ये HF, HCl, HBr और ये HI। आपको पता है वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता है, और आकार बढ़ने पर बंध लंबाई क्या होगी? बढ़ेगी। तो मैं लिख सकता हूं सीधा सीधा आपके पास यहाँ पे। ठीक है, यहां पे लिख सकता हूं बंध लंबाई जो है समानुपाती होती है परमाणु आकार के। जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे बंध लंबाई का जो मान है वो है, परमाणु का आकार बढ़ने पर बंध लंबाई बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑर्डर भी निकाल सकते हो बेटा, है ना। HF से ज्यादा बंध लंबाई HCl की, HCl से ज्यादा बंध लंबाई HBr की, और HBr से ज्यादा बंध लंबाई किसकी? HI की होगी। ये भी आपको पता होगा जो आपके समक्ष है, सामने है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब बंधों की संख्या। बंधों की संख्या बंध लंबाई को कैसे प्रभावित करती है? ठीक है, सामने देखो बेटा, ये A सिंगल बॉन्ड A डबल बॉन्ड A और A ट्रिपल बॉन्ड A। बंधों की लंबाई, बंधों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो बंध लंबाई क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। आकर्षण बल जो है वो क्या होगा बेटा? बढ़ता जाएगा बंधों की संख्या बढ़ने पर। या फिर मैं वैसे भी आपको समझा चुका हूं, फिर देख लीजिए। कार्बन कार्बन बंध लंबाई की बात करता हूं तो आपको पता है 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है बेटा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करता हूं तो 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात करता हूं तो 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, तो अब यहां भी आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे बंधों की संख्या बढ़ रही है बंध लंबाई घट रही है। क्या है? तो हम कह सकते हैं कि बंधों की संख्या, लिख देता हूं मैं, बंध लंबाई व्युत्क्रमानुपाती होती है बंधों की संख्या के। तो जैसे जैसे बंधों की संख्या, जैसे जैसे बंधों की संख्या बढ़ेगी, बंध लंबाई क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसमें कोई दोहराई भी नहीं है। नेक्स्ट है संकरण। चलो जी, संकरण की भी मैं यहां पे बात कर लेता हूं, है ना। नेक्स्ट है मेरे पास संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। देखो बेटा, सामने देखो, संकरण। संकरण हम बेसिकली 3 की बात करते हैं यहाँ पे। कार्बन कार्बन बंध लंबाई में संकरण होता है यहाँ पे sp3। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में संकरण होता है यहाँ पे sp2। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में संकरण होता है यहाँ पे sp। ठीक है, अब संकरण के आधार पर अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहां निकालते हैं प्रतिशत S लक्षण। अब ऊपर वाला समझ में आ गया होगा तो ये भी आ जाएगा। इसका प्रतिशत S लक्षण होता है बेटा 25%। 4 कक्षक हैं, 1 का भाग कितना हुआ? 25%। 3 कक्षक हैं, 1 का भाग कितना होगा? 33%। 2 कक्षक हैं, 1 का भाग कितना होगा? 50%। तो जैसे जैसे प्रतिशत S लक्षण बढ़ते जाएंगे बंध लंबाई घटती जाएगी। क्या? अभी अभी मैंने आपको बताया था संकरण। ठीक है, तो संकरण के आधार पर अगर हम यहां पे बात करें बंध लंबाई की, तो बंध लंबाई सबसे ज्यादा पहले होगी sp की, इससे ज्यादा sp2 की, और सबसे ज्यादा sp3 की। या फिर मैं यहां लिख सकता हूं प्रतिशत S लक्षण जो है, प्रतिशत S लक्षण देखो बढ़ रहे हैं, प्रतिशत S लक्षण बढ़ने पर बंध लंबाई क्या होगी? घटेगी। तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है, ये आज जो भी है आपके सामने है, सक्षम है, समक्ष है। चलो भाई, नेक्स्ट है अनुनाद। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है? अनुनाद, रेजोनेंस। अनुनाद क्या होता है? अनुनाद के अंदर बंध लंबाई स्थिर नहीं रहती है। देखो, अनुनाद पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण से जो संरचनाएं बनती है उन्हें अनुनादी संरचना कहते हैं, और इस घटना को अनुनाद कहते हैं। ठीक है, तो अनुनाद के कारण क्या होता है कि जो बंध लंबाई है वो इफेक्ट होती है। सिंगल बॉन्ड बंध लंबाई जो है, सिंगल बॉन्ड की बंध लंबाई तो घटेगी और डबल बॉन्ड की बंध लंबाई बढ़ेगी। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बेंजीन की। ठीक है, ओके बेटा,
तो बेंजीन में आप सबको पता है कि एकांतर डबल बॉन्ड होते हैं। ये डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें तो भाई मुझे पता है कि डबल बॉन्ड वालों की 1.34 होती है, सिंगल बॉन्ड वाले की 1.4 होती है, लेकिन ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा तो फिर उल्टा आप करो नहीं ना। तो यहाँ पे जहां भी अनुनाद होता है वहां पे बंध लंबाई जो है ये सिंगल बॉन्ड से कम और डबल बॉन्ड से ज्यादा होती है। अर्थात अनुनाद होने पर बंध लंबाई का जो मान है, अनुनाद जब भी होगा तो अनुनाद होने पर जो बंध लंबाई है वो उसमें कमी आती है, ठीक है, डिक्रीज होती है।